ये सब हम जो चेक कर रहे हैं इन बायो एस्से एम.फार्म करेंगे या फिर अपना पीएचडी परस्यू करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। हम स्टडी कर रहे हैं आपका बी फार्म 5th सेमेस्टर के लिए फार्माकोलॉजी सेकंड, जिसके अंदर हम आपका यूनिट 5 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 5 के अंदर हम आपका आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बायो एस्से। तो बायो एस्से के आज हम प्रिंसिपल्स, इसके टाइप और इसके एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायो एस्से क्या होता है। बच्चों, फार्माकोलॉजी के अंदर बायो एस्से क्या है? इट इज ऑल्सो बायोलॉजिकल एस्से। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे किसके बारे में, ड्रग की पोटेंसी के बारे में कि वो कितनी पोटेंट है, ड्रग की कंसंट्रेशन के बारे में कि कितना ड्रग प्रेजेंट है, और साथ ही साथ ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का पता लगाएंगे कि वो शरीर के अंदर जाने के बाद कर क्या रही है। ये सारे एक्शंस हम किसके देख सकते हैं, हम किसी ड्रग की पोटेंसी, कंसंट्रेशन या बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, या फिर किसी हार्मोन की भी कर सकते हैं, या फिर किसी टॉक्सिन के इफेक्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम जो चेक कर रहे हैं इन बायो एस्से, नाम ही आ रहा है बायो, तो ये सारे इफेक्ट्स जो है कहां पर चेक करे जाएंगे, लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर दैट मींस हम इसके अंदर जो ड्रग की पोटेंसी हो गई, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गई या उसकी कंसंट्रेशन हो गई, ये सब डिटरमाइन करेंगे, चेक करेंगे किस पर, लिविंग टिश्यू के ऊपर या फिर किसी लिविंग सेल या पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे ड्रग की इफेक्ट्स को चेक करने के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग अपना बायो एस्से बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकता हूं, बायो एस्से वो मेथड है फॉर एस्टिमेटिंग द कंसंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ अ सब्सटेंस बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन अ लिविंग सिस्टम। कहना क्या चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं, बायो एस्से वो मेथड है जिसके अंदर मैं कंसंट्रेशन और पोटेंसी का पता लगा रहा हूं ड्रग की बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो मैं उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट मेजर कर रहा हूं लिविंग सिस्टम को यूज कर दैट मींस बायोलॉजिकल इफेक्ट हम क्या ले सकते हैं, मैं ये ले सकता हूं कि इलियम जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन मुझे चेक करनी है। तो इलियम का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, उसकी बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो इलियम का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, ये बायोलॉजिकल इफेक्ट है। अब मैं इस बायोलॉजिकल इफेक्ट को क्या कर रहा हूं, किसी रैट की इलियम पर मेजर कर रहा हूं, तो वो लिविंग सिस्टम हो गया, लिविंग टिश्यू हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं उस बायोलॉजिकल इफेक्ट की वो कैसे मेजर करूं, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकता हूं, ड्रग की पोटेंसी का पता लगा सकता हूं। मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, हो सकता है वो जो इलियम का कॉन्ट्रैक्शन है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है, वो भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। धीरे धीरे एक कंसंट्रेशन पर क्या होगा, हो सकता है टॉक्सिसिटी भी कॉज हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, बायोलॉजिकल इफेक्ट की मदद से ड्रग की पोटेंसी और कंसंट्रेशन का पता लगा रहा हूं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बायोलॉजिकल इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो मैं कंसंट्रेशन और बायोलॉजिकल इफेक्ट को क्या कर रहा हूं, आपस में इंटर रिलेट कर रहा हूं। और ये सारा काम कहां हो रहा है, ये सारा काम एक लिविंग सिस्टम पर हो रहा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं कि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या होगी, साथ साथ चेंज होती रहेगी। ये सारा काम किस पर हो रहा है, ये सारा काम एक लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है। चाहो तो मैं पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर लूं या फिर उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बाहर निकाल कर क्या करूं, उस ऑर्गन पर इफेक्ट चेक करूं, लेकिन मुझे उस ऑर्गन को प्लेस करना होगा एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जो मेरी बॉडी से मैच खाए। मेरे को ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी मेरी बॉडी की तरह होने चाहिए, टेम्परेचर वहां मेरी बॉडी की तरह रेगुलेट होना चाहिए। तो ये कंडीशंस मुझे करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से क्या है, हमारा बायो एस्से मेथड हम लोग यूज करते हैं। पर्पस क्या है बायो एस्से करने का फार्माकोलॉजी के अंदर, टू मेजर द पोटेंसी ऑफ अ न्यू और अननोन सैंपल। तो कोई न्यू या अननोन सैंपल है, मुझे उसकी पोटेंसी का पता लगाना है कि वो कितनी पोटेंट है, कितनी ड्रग की उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है। तो वहां हम लोग बायो एस्से को यूज कर सकते हैं। या फिर मुझे कंपेयर करनी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट सैंपल विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक
स्टैंडर्ड हिस्टामीन का सॉल्यूशन है कि इसके अंदर हिस्टामीन ड्रग है जो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल की है। दूसरी ड्रग हम बोल रहे हैं कि ये टेस्ट ड्रग है और बोला जा रहा है कि ये हिस्टामीन हो भी सकती है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा। अगर वो टेस्ट वाली भी स्टैंडर्ड की तरह रिस्पॉन्स दे रही होगी तो हम कह देंगे कि हाँ ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ हिस्टामीन, जो कि हमारे स्टैंडर्ड के बायोलॉजिकल एक्शन से मेल खा रहा है। इसके अलावा टू इवैल्यूएट द फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, तो ड्रग का फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चेक करने के लिए भी हम लोग बायो एसे मेथड यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रियल कंडीशंस को क्या करते हैं, रियल कंडीशंस को बिल्कुल मिमिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ड्रग का फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएसे। यहाँ बायोएसे जो है वो कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, चलिए आज उसको देखते हैं। तो बायोएसे जो है वो सबसे पहली बात बेस्ड है किस बात पर, कंपेयरिंग द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय अ टेस्ट सैंपल यानी कि अननोन ड्रग विद दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। तो यहाँ पर क्या है, इधर हमारा जो टेस्ट सैंपल है और जो हमारा स्टैंडर्ड है, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बायोलॉजिकल इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बायोलॉजिकल इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं कि भाई हमारा लिविंग टिश्यू पे टेस्ट ड्रग ने कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट दिया और स्टैंडर्ड ने कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट दिया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट को चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं टेस्ट को किससे, स्टैंडर्ड से, ताकि मुझे पता लग पाए कि ये टेस्ट ड्रग जो है वाकई में उतना काम भी कर रही है या नहीं, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी है भी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टेस्ट और स्टैंडर्ड का लिविंग टिश्यू के अंदर। ये सिस्टम हमारा, हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर लिमिट टेस्ट पढ़ा था वहां भी हम एक टेस्ट सॉल्यूशन को कंपेयर करते थे अपने स्टैंडर्ड से, तो वहां हम उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाते थे या फिर उसकी क्वालिटी का पता लगाते थे कि वहां इंप्योरिटीज मौजूद है या नहीं। सिमिलर काम यहां हो रहा है, टेस्ट ड्रग को कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड ड्रग से, बस यहां हम पता किस बात का लगा रहे हैं, यहां हम बायोलॉजिकल इफेक्ट का पता लगा रहे हैं कि भाई वो बायोलॉजिकल इफेक्ट उतना प्रोड्यूस हो भी रहा है या नहीं। यानी कि मेरे पास स्टैंडर्ड पैरासिटामोल भी है, एक डोलो है, डोलो की टैबलेट, और दूसरी एक टेस्ट सैंपल टैबलेट है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, फीवर को कम करना, तो बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। तो अगर डोलो जितना ही बॉडी टेम्परेचर क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल इफेक्ट टेस्ट सैंपल भी प्रोड्यूस कर रही होगी, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ कंसंट्रेशन उतनी ही है, जितनी 500 mg इसके अंदर है उतनी ही 500 mg उसके अंदर भी होगी। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजिकल इफेक्ट से चेक कर रहे हैं कि कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट एक टेस्ट सॉल्यूशन या टेस्ट ड्रग प्रोड्यूस कर रही है इन द कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड ड्रग। इसके बाद सबसे पहला ही प्रिंसिपल क्या आता है इसके अंदर, कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड। तो अभी जो मैंने बात डिस्कस करी कि हम क्या करेंगे, अपना टेस्ट ड्रग को कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड ड्रग के साथ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है बायोएसे का कि टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ एन अननोन सैंपल विद अ नोन स्टैंडर्ड। तो एक नोन, मेरे पास क्या होगी, एक ड्रग होगी बिल्कुल नोन, मुझे पता होगा उसके अंदर कितना ड्रग है, कितना mg ऑफ ड्रग है और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी, तो वो क्या है, हमारी स्टैंडर्ड है। मैं कंपेयर किससे करूंगा फिर उसके इफेक्ट को, अपनी सैंपल वाली जो हमारे पास सैंपल ड्रग है, टेस्ट ड्रग है, उससे हम क्या करेंगे, उसके इफेक्ट को कंपेयर करेंगे। द सेम बायोलॉजिकल सिस्टम, हम क्या करेंगे, सेम बायोलॉजिकल सिस्टम लेंगे, जैसे कि टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया या पूरा का पूरा एनिमल हो गया, उसको क्या करेंगे, दोनों ड्रग को क्या करेंगे, दोनों ड्रग उसको एडमिनिस्टर कराएंगे, अपनी टेस्ट भी और स्टैंडर्ड भी। फिर क्या करेंगे, दोनों के बीच दोनों का अलग अलग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप प्लॉट करेंगे। यानी कि क्या है कि इधर क्या है, इधर डोज है और इधर हमारा ड्रग का रिस्पॉन्स है। जैसे जैसे डोज बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्पॉन्स भी क्या होगा, वैसे वैसे रिस्पॉन्स भी हमारा बढ़ेगा। तो हम दोनों ड्रग के लिए, चाहे वो हमारी स्टैंडर्ड ड्रग हो या फिर हमारी सैंपल ड्रग हो, दोनों के लिए क्या करेंगे, उनका अलग अलग डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर और चेक करेंगे कि क्या दोनों के दोनों ग्राफ जो है सिमिलर हैं या नहीं। तो अगर दोनों के दोनों ग्राफ एग्जैक्टली या फिर समहाउ सिमिलर रहेंगे तो उनको क्या कर देंगे हम लोग, फिर हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ड्रग जो है कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रही हैं। तो इस डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से क्या है, हम पोटेंसी का पता लगाएंगे टेस्ट की किससे कंपेयर करके, स्टैंडर्ड के डोज रिस्पॉन्स कर्व से कंपेयर करके। तो पहला प्रिंसिपल तो हमारा यही हो गया कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, अपना टेस्ट ड्रग को स्टैंडर्ड के साथ। दूसरा क्या है, यूज ऑफ ग्रेडेड और क्वांटल रिस्पॉन्स। तो दो तरह का रिस्पॉन्स चेक करते हैं बायोएसे के अंदर,
एक होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स और दूसरा होता है क्वांटल रिस्पॉन्स। देखते हैं दोनों में फर्क क्या होता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीजेस विद द डोज। तो यहां पर क्या है, इंटेंसिटी, रिस्पॉन्स बढ़ रहा है जैसे जैसे डोज बढ़ रही है। यहां पर क्या है, रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ क्या है, इधर दिस इज डोज और दिस इज रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल इधर 1 mg ड्रग दी थी, इतना रिस्पॉन्स आया। 2 mg ड्रग दी थी, इतना रिस्पॉन्स आया। 3 mg कर दी, इतना आया। 4 mg कर दी, इतना आया। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे डोज बढ़ रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स बोलते हैं कि इसमें क्या है कि डोज के साथ साथ जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो एग्जांपल क्या हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने वही बताया कि रैट की इलियम निकाल दी, उसके अंदर मेरे को अगर कॉन्ट्रैक्शन देखना है तो मैं क्या करूं, मैं डोज जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे डोज बढ़ रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ एक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा कैसा रिस्पॉन्स है, इट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स। क्वांटल रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या चेक करेंगे, क्वांटल रिस्पॉन्स के अंदर हम ये चेक नहीं करेंगे कि डोज बढ़ने से कितना कितना रिस्पॉन्स बढ़ रहा है। इसमें हम सिंपल सी ऑल और नन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे कि रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। बस हम इतना चेक करेंगे कि भाई डोज दी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हाँ जी हो रहा है, नहीं हो रहा तो नहीं। तो इसमें ऑल और नन प्रिंसिपल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ऑल और नन रिस्पॉन्स होगा, जैसे कि ड्रग दी तो डेथ कॉज हुई या जी गए, तो डेथ है या सारे सर्वाइव कर गए, तो डेथ हुई या नहीं। तो ऐसे यस और नो के अंदर इसमें रिस्पॉन्स देखा जाता है, या फिर सर्वाइवल। तो डेथ हुई या फिर सर्वाइवल हुआ। तो ऑल और नन रिस्पॉन्स को हम लोग क्वांटल रिस्पॉन्स के अंदर देखते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स के अंदर हम बस ये चेक करते हैं कि कैसे कैसे इंटेंसिटी ऑफ एक्शन बढ़ रहा है, किसके साथ, जैसे जैसे डोज हम बढ़ा रहे हैं। फिर आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके अंदर क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन इट्स कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। तो कितना इफेक्ट देगा ड्रग, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके साइट ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल लीवर साइट ऑफ एक्शन है, तो यहां पर बॉडी के अंदर कितना ड्रग दिया गया उस पर डिपेंड नहीं करेगा। साइट ऑफ एक्शन, जहां उसको काम करना है वहां कितना कंसंट्रेशन है ड्रग का, तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा साइट ऑफ एक्शन पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमको बायोलॉजिकल इफेक्ट या फिर ड्रग का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। With certain limits, response is directly proportional to the concentration of the active substance। तो कुछ लिमिट्स को कंसीडर कर कर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ड्रग का रिस्पॉन्स है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के एक्टिव सब्सटेंस की। यानी कि जो हमारा रिस्पॉन्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ ड्रग, या फिर वी कैन से दैट एक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन भी हमारा वर्क करता है। इसके अलावा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, यानी कि कितना डोज है कितना रिस्पॉन्स आया, उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोगैरिथमिक डोज रिस्पॉन्स कर्व प्लॉट किया जाएगा टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कर्व प्लॉट कर रहे हैं। इस साइड एक्स एक्सिस पर क्या होती है, हमारी डोज होती है, वाई एक्सिस पर हमारा परसेंट रिस्पॉन्स होगा या फिर लॉग रिस्पॉन्स होगा। इससे क्या करते हैं हम लोग, प्लॉट करते हैं कि भाई कितना डोज बढ़ाने से कितना कितना हमारा जो है, कितना कितना हमारा रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ पर क्या है, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी डोज पर कितना रिस्पॉन्स हमको देखने के लिए मिल रहा है, रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, घट रहा है, टॉक्सिसिटी हो रही है क्या नहीं हो रही। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए डोज रिस्पॉन्स कर्व भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द लीनियर पोर्शन ऑफ दिस कर्व इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल। तो इस कर्व का जो लीनियर पोर्शन होता है वो क्या होता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस बात को कंपेयर करने के लिए कि हमारा जो टेस्ट सैंपल है और जो स्टैंडर्ड ड्रग है वो क्या कर रहे हैं, वो सेम एक्शन कॉज कर भी रहे हैं या नहीं। तो इस ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन वाला लीनियर पोर्शन होता है, वहां से क्या करते हैं हम लोग, उस एरिया से कंपैरिजन करेंगे कि भाई मेरी टेस्ट ड्रग जो है वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितना रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर डोज रिस्पांस रिलेशनशिप भी अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे बायो एसे का। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सपेरिमेंटल कंडीशन।
तो अब ये जो बायोलॉजिकल एसे हो रहा है इसके अंदर जो टेस्ट और स्टैंडर्ड ड्रग चेक हो रही है, तो यहाँ पर मेरे को ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दोनों केस में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हमको कोई बायसनेस नहीं करनी, वरना हमारे रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड ड्रग को टेस्ट कर रहा हूं तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर, जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बना के रखी थी, वही सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम टेम्परेचर मुझे टेस्ट ड्रग को चेक करते वक्त भी बनाकर रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारे रिजल्ट जो है वो वेरी कर जाएंगे, एरर्स आने के चांस वहां पर ज्यादा है। तो बोथ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल मस्ट बी टेस्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। तो जैसा मैंने बताया उनको आइडेंटिकल कंडीशन, जैसे कि वहां पर टेम्परेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए, पीएच दोनों केस में बिल्कुल सेम होना चाहिए, सॉल्यूशन का, टिश्यू का जो टाइप ले रहे हैं दोनों में सेम होना चाहिए, एनिमल की स्पेशीज भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह राइट ले लिया, दूसरे के केस में हमने माइस को ले लिया या रैबिट को ले लिया या गिनिया पिग ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों केस में एनिमल स्पेशीज भी हमारी सेम होनी चाहिए, सॉल्यूशन का पीएच, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। इससे क्या है, हम लोग वेरिएबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। हमको वेरिएबिलिटी नहीं चाहिए, हमको यूनिफॉर्म कंडीशन चाहिए ताकि एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट हमारा आ सके व्हाइल कंपेयरिंग द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड ड्रग। अब लास्ट में हम लोग स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके अंदर हमारा बायोएसे के अंदर द रिजल्ट्स आर एनालाइज्ड स्टैटिकली टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोटेंसी एंड इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो अगर मुझे अपने रिजल्ट के अंदर एक्यूरेसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं उनको हम लोग स्टैटिस्टिक्स की मदद से, यहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर्स भी यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए, कि उस पर क्या है हम लोग अपने ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। उस ग्राफ से हमारा क्या आएगा, उस ग्राफ से हमारे रिग्रेशन आएगा, पी वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये सारे स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स हमें इस बात को बताने में हेल्प करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो कितने एक्यूरेट और कितने रिप्रोड्यूसिबल हैं। तो इसको हम लोग जब आपका बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वहां पर आप इन प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भाई टी टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है, तो वहां सारी चीजें आपको क्या है, वहां सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जब रिजल्ट्स एंड में आते हैं तो उन रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन की मदद से क्या करेंगे, उसकी मदद से हम लोग ग्राफ्स वगैरह अपने प्लॉट करते हैं ताकि हम लोग एक्यूरेटली स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग के एक्शंस को क्या कर सकें, अपना मेजर कर सके, कंपेयर कर सके। यही तो हमारी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप लोग आगे एम फार्म करेंगे या फिर अपना पीएचडी परस्यू करेंगे तो वहां पर आपको इसी तरह के क्या होता है, इसी तरह के आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि भाई कोई प्लांट का नया एक्सट्रैक्ट है या कोई नई ड्रग का मुझे कोई नया बायोलॉजिकल एक्शन देखना है कि पैरासीटामोल बुखार तो उतारती है, इसके अलावा मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि ये क्या है, ये हमारी ब्रेन की न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन भी कॉज करती है, ब्रेन के लिए अच्छा है। तो मुझे ये बात प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी स्टैंडर्ड ड्रग से पैरासीटामोल के उस एक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा कि वाकई में क्या ये कर रही है या नहीं। तो वहां पर हम सबको ये सारे प्रिंसिपल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इनके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ये एप्लीकेशंस ऑफ बायोएसे हमारा फार्माकोलॉजी की 5th यूनिट से सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल ये पूछा जाता है। इस बायोएसे टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कहूंगा मैं इसको फार्माकोलॉजी के लिए, बट ये जो एप्लीकेशंस है या इससे पहले जो प्रिंसिपल पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस यूनिट से ये वाला जो पार्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस ऑफ बायोएसे से पिछले सालों में अगर मैं देखूं तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट करके पूछा जा रहा है। तो यहाँ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है, बायोएसे क्या डिटरमाइन कर रहा है, ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का पता लगा रहा है, पोटेंसी का पता लगा रहा है और उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी का पता लगा रहा है यूजिंग लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम्स के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग टिश्यू हो, ऑर्गन हो या पूरा ऑर्गेनिज्म हो, उसके ऊपर हम लोग अपनी ड्रग्स को टेस्ट कर रहे हैं, उसकी पोटेंसी पता लगाने के लिए, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए, या फिर वो कितनी इफेक्टिव है उसकी एफिकेसी का पता लगाने के लिए। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वाइड रेंजिंग है। फार्माकोलॉजी में इसको यूज करा जाता है, मेडिसिन के अंदर यूज करा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी और ड्रग डेवलपमेंट के अंदर भी इसको यूज करा जाता है। बिकॉज अगर कोई नई ड्रग खोजी जा रही है मार्केट के अंदर तो उसका भी क्या है, उसका भी बायोएसे किया जाएगा कि भाई वो कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है। तो ये सारी सिर्फ फार्माकोलॉजी में नहीं, अदर और अन्य डिपार्टमेंट में भी बायोएसे हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी क्या है, वाइड रेंज एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले चीज क्या होगी, पोटेंसी के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहली एप्लीकेशन हो जाएगी कि ड्रग की पोटेंसी के लिए, कि ड्रग कितना पोटेंट है उसका पता लगाने के लिए बायोएसे हमारा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
तो यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ और पोटेंसी ऑफ एन अननोन ड्रग सैंपल बाय कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी टेस्ट ड्रग है उसको, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी पोटेंसी, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगा रहे हैं बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, किसी स्टैंडर्ड नोन कंसंट्रेशन की ड्रग से कंपेयर कर रहे हैं किसको, अपनी टेस्ट ड्रग को, उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए कि क्या ये इतनी ही स्ट्रेंथ में है, इतनी ही पोटेंसी उसकी है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है, हम लोग इंसुलिन की पोटेंसी का पता लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, डिजिटैलिस ड्रग हो गई, या फिर एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया। इन सब की पोटेंसी का पता लगाने के लिए हम लोग बायोएसे क्या है परफॉर्म करते हैं। इसी में से कुछ जो ड्रग्स हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, इनके बायोएसे आपके सिलेबस में भी है, तो इनके कैसे बायोएसे करते हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा दूसरा जो एप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी क्या है, हम लोग अपना बायोएसे जो है यूज करते हैं। तो बायोएसे जो है बहुत एसेंशियल है हमारा बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, वेयर केमिकल मेथड्स आर नॉट रिलायबल। तो बायोएसे कहां करा जाएगा, बायोएसे उन ड्रग्स की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करा जाएगा जहां पर अगर उन ड्रग्स की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई केमिकल मेथड हमारे पास उपलब्ध नहीं है या नहीं। तो इससे पहले हमने अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ रखा है। तो वहां पर क्या है, केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, बट कुछ ड्रग्स के केस में ऐसा होता है कि वहां पर क्या है, हम लोग केमिकल मेथड्स को प्रेफर नहीं कर सकते, उनके लिए केमिकल मेथड्स अवेलेबल ही नहीं है। तो उन ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम लोग बायोएसे प्रेफर करते हैं, जैसे कि हमारे हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, एंटीबायोटिक्स और कुछ सीरोटॉक्सिन्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए। तो इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए मेनली हम लोग बायोएसे यूज करते हैं रादर देन द केमिकल मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए भी हम लोग बायोएसे जो है रिलायबल मेथड्स हैं। एंश्योर्स बैच टू बैच कंसिस्टेंसी एंड थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। तो सारी बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस का मुझे क्या करना है, बैच टू बैच कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि एक बैच तैयार हो गया तो दूसरा बैच भी क्या हो, उसकी तरह इफेक्टिव हो। तो वो कैसे होगा, हम लोग पहले बैच की प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे किससे, अपना जो नया बैच बनाया है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, मेरे लिए स्टैंडर्ड हो जाएगा, नया वाला मेरे लिए सैंपल हो जाएगा। तो उन दोनों को कंपेयर करके वही बायोएसे के प्रिंसिपल से हम क्या कर सकते हैं, उनकी पोटेंसी, उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं ताकि हर बैच में जो प्रोडक्ट बन रहा है सेम हो, इफेक्टिव हो। एग्जाम्पल, इंश्योरिंग करेक्ट पोटेंसी ऑफ वैक्सीन और सीरम। तो वैक्सीन और सीरम जो बनाए जा रहे हैं ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर ही आते हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या है, इनकी करेक्ट पोटेंसी की, हर बैच में जो प्रोडक्ट बन रहा है एक जैसा हो, कंसिस्टेंट हो, सेम पोटेंसी का हो, तो उसके लिए हम लोग अपना बायोएसे परफॉर्म भी किया जाता है। इसके अलावा ड्रग की, केमिकल्स की टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी पता लगाने के लिए भी बायोएसे क्या है, दीज आर द रिलायबल मेथड्स। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग टॉक्सिक इफेक्ट्स को, ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम स्टैब्लिश कर सकें सेफ डोजेज लेवल्स ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स। तो मुझे अगर पता लग जाएगा कि कितनी डोज पर क्या है ये ड्रग टॉक्सिक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये पता लगा पाऊंगा कि मुझे इस ड्रग को कितनी डोज तक ही एडमिनिस्टर कराना है। तो ये पता कहां से लगेगा, ये भी हम लोग बायोएसे से डिटरमाइन करते हैं कि कितनी डोज जो है ड्रग की वो टॉक्सिक हो सकती है। तो मुझे उसकी थेराप्यूटिक रेंज का पता लग जाएगा कि इतनी डोज में इसको देना है, इतनी डोज में अपना ये नॉर्मल फंक्शन कर सकती है। तो एग्जांपल क्या पता लगा सकते हैं इससे, हम LD50 का पता लगा सकते हैं, लीथल डोज जो होती है। तो लीथल डोज 50% क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 जानवर हैं, 10 एनिमल्स हैं, उसमें कितनी डोज पर 50% पॉपुलेशन डाई कर गई। दैट मींस 5 रैट जो है हमारे कितनी डोज पर ड्रग की डेथ हो गई उनकी, तो वो क्या हो जाएगी, वो डोज हो जाएगी LD50। तो उस LD50 का पता भी हम लोग किससे लगा सकते हैं, अपना हमारा बायोएसे मेथड से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्कोप चलते हैं इसका, नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर हम लोग शुरू में देखा था हमने कि एक नोन ड्रग जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेंथ, पोटेंसी मुझे पता है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड ड्रग है, मैं उसको कंपेयर करूंगा किससे, अपनी टेस्ट ड्रग से, जिसका मुझे क्या नहीं पता, जिसकी मुझे कंसेंट्रेशन अभी अननोन है या उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट मुझे अननोन है। तो यहाँ पर क्या है, अननोन सब्सटेंसेस का पता लगाने के लिए हम लोग बायोएसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स इन प्लांट एक्सट्रैक्ट और बॉडी फ्लूइड्स। तो अगर मुझे पता लगाना है कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया,
एक्सट्रैक्शन कैसे भी हो सकता है, सॉक्सलेट मेथड से हो सकता है, क्लेवेंजर अपरेटस से हो सकता है। तो वो जो एक्सट्रैक्ट मुझे मिला प्लांट का, मुझे चेक करना है कि भाई इसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है भी या नहीं। तो माना जा रहा है कि ये बीपी कम कर सकती है, तो मैं उसको चेक करूंगा किसी ऐसी ड्रग के साथ, उसको कंपेयर करूंगा जो वाकई में बीपी कम करती है, कि ये ड्रग खाने के बाद इतना बीपी कम हुआ और इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट को कंज्यूम करने के बाद इतना बीपी कम हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी बायोलॉजिकल इफेक्ट को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि मान लीजिए प्लाज्मा मैंने किसी ह्यूमन के अंदर से निकाला और हमें चेक करना है कि इस प्लाज्मा के अंदर कोई ड्रग अभी मौजूद है या नहीं। तो उस प्लाज्मा के अंदर अगर कोई ड्रग मौजूद होगी तो फिर क्या करेंगे, हम उसी के जैसी स्टैंडर्ड ड्रग से दोनों का क्या करेंगे, बायोलॉजिकल रिस्पांस चेक करेंगे। अगर प्लाज्मा ने भी कुछ बायोलॉजिकल रिस्पांस शो कर दिया तो दैट मींस वहां पर क्या है, उस प्लाज्मा में अभी भी कोई ड्रग मौजूद है। तो इससे क्या है, हम लोग अननोन सब्सटेंसेस का पता लगा रहे हैं, चाहे वो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के अंदर हो, चाहे वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हो, जैसे कि डिटेक्टिंग हार्मोन्स और टॉक्सिन्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल सैंपल, फॉर एग्जांपल आई हैव ब्लड, मेरे पास ब्लड है और मुझे चेक करना है कि इसके अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर हमारा कोई हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उस में से क्या करूंगा, सीरम अलग करूंगा। सीरम के अंदर ही मेनली हमारा सारी चीजें डिसॉल्व रहती हैं। तो सीरम को क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फिर उसको कंपेयर करूंगा किसी स्टैंडर्ड ड्रग से कि अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ रही है, सीरम ने कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी मान लो प्रोड्यूस कर दी, तो दैट मींस उसके अंदर कोई पर्टिकुलर हार्मोन या ड्रग अभी मौजूद है। तो इससे क्या है, हम लोग अननोन सब्सटेंसेस का पता लगा रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट में इसको यूज करा जाता है कि भाई अगर कोई नई ड्रग खोजी गई, फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेंटर और आपने कोई नई ड्रग इन्वेंट करी और ये क्या करती है, कोई पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करती है। अब वो प्रोड्यूस करती कितना है, क्या हमें जितना चाहिए वो उतना करती भी है या नहीं, तो उसकी बायोलॉजिकल रिस्पांस, उसकी डोज पता लगाने के लिए कि भाई ये कितनी डोज में टॉक्सिक होगी, इसका LD50 पता लगाना है, उसकी थेराप्यूटिक रेंज पता लगानी है। तो वो सारी चीजें पता करने के लिए क्या है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में बायोएसे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्क्रीनिंग न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स को स्क्रीन करने के लिए कि मेरे पास मान लीजिए मैंने 5 डेरिवेटिव बना दी एक ही ड्रग के, अब उस 5 डेरिवेटिव में फॉर एग्जांपल ABCDE, तो उस ABCDE में से कौन से डेरिवेटिव, मान लीजिए पता लगा चेक करने पर B और C नहीं क्या करा, B और C नहीं बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करा, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स की स्क्रीनिंग करने में भी हमारा बायोएसे हेल्पफुल होता है। ये क्या है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर क्या होता है, यूज होता है टू टेस्ट न्यू थेराप्यूटिक एजेंट्स। तो न्यू ड्रग, जो न्यू थेराप्यूटिक एजेंट डिस्कवर हुए हैं उनकी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को चेक करने के लिए क्या है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर इसको यूज करा जाता है। तो ये हमारी एप्लीकेशंस थी किसकी, बायोएसे की। तो आज की क्लास के अंदर हमने बायोएसे, उनके प्रिंसिपल्स और उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। आज की क्लास जो है, ये जो आपने टॉपिक पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जैसा मैंने बताया ये 4-5 साल में पिछली बार क्या है, इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। इस बायोएसे टॉपिक से हमारा ये जो टॉपिक है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ आपने अगर फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल पर हमारा इससे पहले की फार्माकोलॉजी सेकंड की वीडियोस अभी तक वॉच नहीं करी हैं तो जल्दी से जाकर उनको वॉच कर लीजिए ताकि आपका सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ साथ डेली PDF नोट से जुड़े रहने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।